हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। सीवीटी का रिजल्ट आ चुका है और अच्छा खासा स्कोर भी आप लोगों ने जरूर कर लिया होगा। और जिन बच्चों का नहीं हुआ वो मन हल्का ना करें, आपके पास क्लैट है। यू कैन स्टिल प्रिपेयर फॉर क्लैट। और अगर आपको सीयूईटी ही देना है तो हमारा सीयूईटी का एनुअल बैच जो है वो जल्दी स्टार्ट होगा। बुक योर सीट्स। ऑलमोस्ट एक बैच रनिंग में है। अगर आपको रनिंग बैच में एडमिशन चाहिए तो यू गाइस कैन टेक इट, क्योंकि हम सिलेबस तो बार बार रिपीट करवाते ही हैं। और नया बैच भी बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगा। तो मन छोटा ना करें। और क्लैट वालों के लिए बता दूं, लास्ट 6 मंथ्स आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दिसंबर में पेपर होगा और लास्ट 6 मंथ के करंट आपको पढ़ने हैं। मेरी मैगजीन्स यू तो मिलेंगे आपको 140 पेजेस अप्रोक्सीमेट। बट मैगजीन्स को पढ़ने से पहले मैं जरूर रिकमेंड करता हूँ हर बच्चे को कि यूट्यूब पर एक बार मेरी करंट अफेयर्स की वीडियो जरूर देखे, क्योंकि इन्हीं करंट टॉपिक्स में से मैं कुछ हॉट केक्स बाहर निकालता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है जी, चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला करंट आपके पास है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बैंक्स ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक्स, दे आर टू रोल आउट डीपीआईपी प्लेटफॉर्म। तो डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म जो है आरबीआई डेवलप कर रहा है। और ये डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है ताकि डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड फ्रॉड्स को रोका जा सके। ठीक है जी। तो इस इनिशिएटिव में आरबीआई, इंडिया के कुछ मेजर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी इंक्लूडेड रहेंगे। इसके बाद बेटा, इंडिया का जो फंड है स्विस बैंक में, इंडियन फंड्स, बड़ा है। बड़ी हैरान कर देने वाली न्यूज है ये कि 2024 के मुकाबले, मतलब मैं आपको बता दूं 2024 में, पिछले साल के मुकाबले 2023 के मुकाबले 2024 में जो स्विस बैंक में, कहते हैं ना काला धन पड़ा हुआ है स्विस बैंक में, तो स्विस बैंक में पड़ा हुआ भारतीयों का पैसा 3 गुना बढ़ा है भाई। 3 गुना बढ़ा है। अब 54 बिलियन स्विस फ्रैंक हो गया है, जो कि तकरीबन 37, मतलब 37,600 करोड़ के आसपास होता है, अकॉर्डिंग टू स्विस नेशनल बैंक। बट डरने वाली बात यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो स्विस अथॉरिटीज हैं उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि ये जो पैसा है स्विस बैंक में, ये ब्लैक मनी नहीं है। तो इट इज नॉट ब्लैक मनी। और 2018 में इंडिया स्विट्जरलैंड एक्सचेंज फाइनेंशियल अकाउंट डिटेल प्रोग्राम साइन हुआ था, जिसमें ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट जो है वो 2019 में यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। तो स्विस बैंक डिटेल शेयर कर देता है भारत के साथ कि कौन कौन से भारतीयों का पैसा यहाँ पर है। तो 2024 में अगर हम स्विस बैंक में पड़े पैसे की बात करें तो उसके हिसाब से भारत 48वें नंबर पर आता है ग्लोबली। 2022 में कभी 46 था, 2023 में कभी 67 था। इसके बाद सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जो है वो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को टैकल करने के लिए उन्होंने WII सेकॉन लॉन्च किया है। तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को मतलब एड्रेस करते हुए यहाँ पर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट और सेकॉन ने मिलकर, मतलब वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड सेकॉन, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री में एक जो एआई टूल है इसका इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर। और स्ट्रैटेजी रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाएगा और देखा जाएगा कि ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको कम से कम किया जा सके। इसके बाद बेटा, स्पेडेक्स 2 मिशन, इंडिया बहुत ही जल्द स्पेडेक्स 2 मिशन लॉन्च करेगा। स्पेस में 2 सैटेलाइट्स को भेजा जाता है और फिर इन दोनों सैटेलाइट्स को ज्वाइन करवाया जाता है। इसको डॉकिंग कहता है। इसमें एक सैटेलाइट को बोलते हैं चेसर, मतलब टारगेट, जो अपनी लोकेशन नहीं बदलेगी, स्पीड उसकी वही रहेगी कांस्टेंट। और दूसरी सैटेलाइट को कहा जाता है चेसर। ये वो सैटेलाइट है जो अपनी स्पीड बढ़ाएगी, या स्पीड कम करेगी, सॉरी, स्पीड कम करेगी और टारगेट सैटेलाइट के साथ मर्ज होगी। तो ये चेसर और टारगेट सैटेलाइट, ये डॉकिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि 2035 हमारा एम है कि हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना लेंगे, चाइना की तरह। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, चाइना का तो तियानगोंग बन के तैयार हो ही गया है। तो पहले मिशन में हम लोगों ने महारत हासिल करी थी 16 जनवरी को। बट वो सर्कुलर ऑर्बिट में की थी। सर्कुलर ऑर्बिट थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होता है डॉकिंग के लिए। अब जो स्पेडेक्स 2 भी भेज रहे हैं हम लोग, स्पेडेक्स 2 मिशन इलिप्टिकल ऑर्बिट में 2 सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ेगा। और इलिप्टिकल ऑर्बिट काफी मुश्किल होता है, मतलब 2 सैटेलाइट्स को आपस में डॉक करना इलिप्टिकल ऑर्बिट में काफी मुश्किल है। तो देखने वाली बात है कि क्या हम ये कर पाएंगे। और अगर ये हम कर पाते हैं तो इंडिया इज ऑल सेट कि हम अपना बीएनएस ऊपर भेज सकते हैं, मतलब पार्ट्स ऊपर भेज सकते हैं बीएनएस के, भारतीय, सॉरी, बीएएस के, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के। और फिर उन पार्ट्स को जोड़कर 2035 तक भारत का अंतरिक्ष स्टेशन डेवलप हो जाए।
इसके बाद दोस्तों जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं। ये पहले एशियन फास्ट बॉलर बने हैं जिनको सेना नेशंस में, जिन्होंने सेना नेशंस में 150 टेस्ट विकेट्स क्लेम करी हैं। सेना कंट्रीज में आती है साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो दो चारों ही दिग्गज कंट्रीज हैं। तो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सेना कंट्रीज में 150 टेस्ट लेने वाले ये पहले साउथ एशियन फास्ट बॉलर है। इसके बाद बेटा चौरा चौरा मकारेमी चाउरा मकारेमी की बुक विमेन लाइफ फ्रीडम, ये जो है ये रिलीज हो गई है। और ये बुक जो है ये ईरान के ऊपर लिखी गई है। आपको पता होगा ना, ईरान में हिजाब के लिए काफी प्रोटेस्ट चला था, एंटी हिजाब। ईरान में मॉरल पुलिस भी है एक, जो लड़कियों को उठा के ले जाती है, मार देती है उनको मॉरल मेंटेन करने के लिए। तो 2022 में महसा अमीनी की डेथ हुई, उसके बाद ईरान में बहुत लंबे समय से प्रोटेस्ट चला, उसको दबा दिया खेमेनेई ने। देखो, कंट्री तो कैसी है पता नहीं, फिलहाल इंडिया की स्ट्रैटेजिक टाइज है तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं इस कंट्री के बारे में, बट फिर भी जो कुछ भी विमेंस के साथ हुआ वो अच्छा तो नहीं हुआ। मॉरल पुलिस, तो मॉरलिटी के नाम पर इमोरल चीजें। इसके बाद बेटा बात करते हैं, इंडिया ने एक मैस्कॉट लॉन्च किया है, नाम रखा है इसका विराज। ये वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के लिए रिलीज किया गया मैस्कॉट है। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 27 सितंबर से इंडिया में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू हो जाएंगी जेएलएन स्टेडियम में। ठीक है, ये 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है जिसका वेन्यू रखा गया है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, न्यू दिल्ली। होस्ट कंट्री इंडिया पहली बार इसको होस्ट करेगी। 100 से ज्यादा देश भारत में आएंगे। तो उसका मैस्कॉट है ये विराज। इसके बाद 22 जून को बेटा वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट होता है। और अब मैं एनपीसीआई की बात करता हूँ। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पर नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस 3.0 जो है वो अनवील कर दिया है, जिसको हम लोग यहाँ पर NACH कहते हैं। तो NACH 3.0 जो है वो रिलीज कर दिया है, जिससे अब सैलरीज, EMI, SIP जो भी आप लोगों ने डाल रखी है वो बहुत तेजी से प्रोसेस होंगी। तो उनका प्रोसेसिंग रेट काफी बढ़ जाएगा, सक्सेस रेट बढ़ जाएगा। लोन रीमेंट अपना रीपेमेंट हो, सैलरी क्रेडिट हो, या गवर्नमेंट की सब्सिडीज हो, या सब्सक्रिप्शन के चार्जेस हो, ये सब चीजें अच्छे से मैनेज कर पाओगे नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस 3.0 की सहायता से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेटा उसके बाद आपको बता दूं क्वार्टर फोर 2024-25 में हाउस प्राइस इंडेक्स लॉन्च कर दिया है, अनवील कर दिया है। हाउस प्राइस इंडेक्स क्वार्टर, 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, तो अगर हम क्वार्टर 4 की बात करते हैं तो इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च आ जाता है। ठीक है, तो ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स में एनुअल ग्रोथ देखी गई 3.1% की। 3.1% जो कि पिछले साल के क्वार्टर के बराबर ही है। बट हाँ, पिछले साल मतलब जो प्रीवियस क्वार्टर के बराबर ही है, मतलब क्वार्टर 3 में भी अगर हम देखें तो 3.1 का ही हाउसिंग प्राइस इंडेक्स आया। क्वार्टर 4 में भी हाउसिंग प्राइस इंडेक्स 3.1% का रहा। बट क्वार्टर 4 वाला जो रिजल्ट रहा वो पिछले साल के क्वार्टर 4 से कम है। पिछले साल के क्वार्टर 4 में ये 4.1% था। ठीक है, तो हाउसिंग प्राइस इंडेक्स मतलब ये जनरली हर सिटी में घर खरीदने के क्या दाम है, ये उसको जनरली जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि सिटीज दे शोइंग अ सीक्वेंशियल राइज इन हाउस प्राइस इन द लेटेस्ट क्वार्टर। वो सिटीज जहां पर आखिरी क्वार्टर में थोड़े बहुत रेट बढ़े हैं घर के, वो बेंगलुरु, जयपुर, कोलकाता, चेन्नई है। और इस पूरी की पूरी हाउसिंग प्राइस इंडेक्स में 10 सिटीज को कवर किया जाता है। तो ये 10 सिटीज प्लीज एक बार देख के जाना। इसके बाद इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-2025 जो है वो जीत लिया है। तो डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25 किसको मिला? इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक को मिला। और ये अवार्ड सीतारमण जी ने, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर जी ने दिया है। ये 100% इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के 100% गवर्नमेंट की कंपनी है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर आती है। 2018 में इंडियन पोस्ट ऑफिस को चेंज किया गया था इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक में, इनकी रीच को देखते हुए, फाइनेंशियल इंक्लूजन को देखते हुए। और इन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन को गजब तरीके से बढ़ाया है, इस वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गवर्नमेंट ने नव्या नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। यहाँ पे नव्या की फुल फॉर्म जो है वो है नर्चरिंग एस्पिरेशंस थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स। तो ये नव्या प्रोग्राम जो है ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्रा में जो है ये लॉन्च किया गया है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च नहीं किया है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और
एंटरप्रेन्योर के साथ मिलकर ऐसी एडोलसेंट्स गर्ल्स के स्किलिंग पर फोकस करेंगी जो नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स में काम करने के लिए मतलब सही हैं। तो यहाँ पे 16 से 18 साल की लड़कियां जो हैं जिनकी कम से कम क्वालिफिकेशन 10वीं पास है, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी ताकि वो नॉन ट्रेडिशनल जॉब रोल्स में जाकर काम कर सके। उनका उनका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उन सब चीज़ों के लिए। इसके बाद दोस्तों असम की सरकार ने ओबीसी स्टेटस प्रोवाइड कर दिया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। बिल्कुल असम में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आगे से ओबीसी स्टेटस में आएंगे। और आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स के लिए जो आरक्षण है वो बढ़ाकर 50% कर दिया है। ये हेमंता बिश्वा शर्मा जो असम के सीएम है उन्होंने अनाउंस किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको बता दूं ट्रांसजेंडर के राइट्स को सक्सेसफुली रिकॉग्नाइज करने वाला असम इस तरीके से भारत का पहला स्टेट हो गया है। फिर त्रिपुरा इंडिया का थर्ड स्टेट है जिसने फुल फंक्शनल लिटरेसी अचीव कर ली है अंडर द उल्लास प्रोग्राम। बेटा उल्लास का मतलब है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन द सोसाइटी। इसको 2022 में लॉन्च किया गया था और 2027 तक के लिए 5 साल के लिए। इसका एम क्या था कि 5 साल में 5 करोड़ लोगों को तो हम एजुकेट कर ही देंगे, मतलब हर साल 1 करोड़ लोग। और लर्निंग जो है पूरी तरीके से ऑनलाइन माध्यम से होगी, जिस सिस्टम को यहाँ पर ओटलस कहा गया। ओटलस का मतलब है ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम। तो ये जनरली उन लोगों को फोकस करता था जिनकी उम्र 15 साल या उससे ऊपर है। उनको पढ़ना लिखना और नंबर्स वगैरह सिखाए जाते थे। दिस इज व्हाट यू कॉल बेसिक एजुकेशन सिखाना, ताकि वो हिसाब कर ले, कुछ पढ़ ले अखबार में, तो ये सब चीजें। तो यहाँ पे त्रिपुरा के जो सीएम हैं मानिक साहब, उन्होंने ये अनाउंस किया सबके सामने कि हम फुल फंक्शनली लिटरेट स्टेट है इंडिया के अब। और फुल फंक्शनल लिटरेसी अचीव करने वाले हम इंडिया के तीसरे स्टेट है, मिजोरम गोवा के बाद। तो उल्लास प्रोग्राम का जिक्र काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद बेटा इंडिया ने टॉप 100 में इंडिया की रैंक आने लग गई है व्हेन इट कम्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2025। आज तक कभी हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में टॉप 100 में कभी नहीं आए। आपको पता होगा ये वो 17 गोल्स हैं जो 2015 में डिसाइड हुए थे, और हर देश को ये सारे गोल्स 2030 तक अचीव कर लेने हैं। हाँ, इंडिया हालांकि 17 गोल्स में से केवल 13 गोल्स को ही मानता है, 4 गोल्स तो हम लोगों ने मना ही कर दिए थे। बट फिर भी जिस तरीके से हम लोग हर गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं उस हिसाब से हमारी रैंक दुनिया में 99th है। स्कोर हमारा 100 में से 67 है। और ये इंडिया की अभी तक की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस बताई जा रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में। और हम लोगों ने कौन कौन से गोल्स में ज्यादा मेहनत करी है? SDG 3 ये जिसका नाम है गुड हेल्थ, SDG 7 जिसका नाम है क्लीन एनर्जी, SDG 9 जिसका नाम है इंडस्ट्री एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इन 3 गोल्स में हम लोगों ने बढ़िया मेहनत करी। अगर मैं नेबरिंग कंट्रीज की बात करूं तो भूटान भाई साहब 74 पर है, नेपाल 85 पर है, श्रीलंका 93 पर है, बांग्लादेश 114 पर है, चाइना इज 49, पाकिस्तान की तो बात ही मत करो। टॉप 3 कंट्रीज में फिनलैंड स्वीडन डेनमार्क आते हैं। इसके बाद ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करते हैं जी। पीस इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 115 आई है आउट ऑफ 163 कंट्रीज। तो ये बढ़िया है। 163 कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जहां पर दुनिया की 99.7% जनसंख्या रहती है। और ये ग्लोबल पीस इंडेक्स का 19th वर्जन था जिसमें भारत की रैंक 115 बताई। और दुनिया की सबसे पीसफुल कंट्रीज में आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड आते हैं। और बॉटम में आते हैं आपके पास, सबसे नीचे जो आते हैं वो है रशिया, फिर यूक्रेन, सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, येमेन। तो 163rd रशिया है, 162 यूक्रेन है, 161 सूडान है, 160 डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, 159 येमेन है। तो उस हिसाब से इंडिया की रैंक कुछ ज्यादा अच्छी तो नहीं है बट ठीक है। इसके बाद ऋषभ पंत की बात करते हैं तो ऋषभ पंत वो कुछ एलीट विकेट कीपर्स में से एक हैं जिन्होंने ट्विन सेंचुरीज यहाँ पर जो है वो स्कोर करी है। बिल्कुल जून के महीने में 2025 में हेडिंगले टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड जो हुआ था उसमें विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत ने एक मैच डिफाइनिंग परफॉर्मेंस खेली। पहली इनिंग में 134 रन बनाए और दूसरी इनिंग में टेस्ट की 118 रन। और ऐसा करने वाले ये सेकेंड विकेट कीपर है जिन्होंने दोनों इनिंग्स में एक टेस्ट मैच की 2 इनिंग्स में और दोनों ही इनिंग्स में इन्होंने स्कोर करी है सेंचुरीज। ठीक है जी। तो
इनका टोटल स्कोर होता है 252। बढ़िया है। विच इज द हाईएस्ट एग्रीगेट बाय एनी इंडियन विकेट कीपर इन अ टेस्ट। किसी भी भारतीय विकेट कीपर ने आज तक कभी इतना स्कोर मतलब नहीं स्कोर किया है। और ये फर्स्ट बाय एनी इंडियन है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में तो खैर कभी किसी इंडियन ने स्कोर किया ही नहीं है। इंग्लिश सॉइल पे कभी डबल सेंचुरी हम लोगों ने 2 इनिंग्स में कभी मारी ही नहीं है। इसके बाद 24 जून को बेटा इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन इन डिप्लोमेसी सेलिब्रेट होता है। इस बार की थीम रही एलिमिनेटिंग स्ट्रक्चरल बैरियर्स टू विमेन लीडरशिप इन डिप्लोमेसी। इसके बाद बात करते हैं बेटा अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन को भारत में चलते हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं। इसका काम क्या है? वही अर्बन एरियाज में क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस करना। ठीक है। और इसके फेज 1 में 500 सिटीज और टाउन्स को जो है वो सिलेक्ट किया गया था। और अब जो ये अमृत मिशन है, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अपने फेज 2 में आ गया है। तो अब और ज्यादा सिटीज को यहाँ पर कवर किया जाएगा। इसके बाद बेटा पीएफआरडीए, मतलब सॉरी, पीएफआरडीए के अंतर्गत ही आता है ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर एडवांस क्लेम के लिए जो ऑटो सेटलमेंट की कैप है, एडवांस क्लेम्स के लिए ऑटो सेटलमेंट कैप जो पहले कभी 1 लाख होती थी, उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। और ऐसा पहली बार कोविड-19 में किया गया था। तो अब तो खैर ये परमानेंटली कर दिया। तो ऐसे में अब इस वो नई लिमिट के लिए, मतलब नई लिमिट के आने के बाद जो बहुत सारे एडवांस क्लेम्स हैं वो ऑटो प्रोसेसिंग के लिए आसानी से क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद ईपीएफओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। देन मध्य प्रदेश की बात कर लेता हूं। मध्य प्रदेश ने यहाँ पर मैंडेट कर दिया है कि उनके हर गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स होंगी वो 1 जुलाई 2025 से अपनी अटेंडेंस डिजिटली मार्क करेंगी। उसके लिए उनको हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करना होगा, जो कि एजुकेशन 3.0 पोर्टल के साथ इंटीग्रेट है। और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने नहीं यहाँ पर मार्क किया तो आपका हाफ डे माना जाएगा, या कैजुअल लीव में से वो दिन जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, या एडजस्ट किया जाएगा एनुअल या ऑप्शनल लीव बैलेंसेस में से। ठीक है। और आपको कब मार्क करना है? तो स्कूल के स्टार्ट होने के 1 घंटे के अंदर। और जब दोबारा आप अटेंडेंस मार्क करते हैं, मतलब जाते समय, वो स्कूल खत्म होने के 30 मिनट के अंदर। स्कूल खत्म होने के बाद 30 मिनट के अंदर आपको वो मार्क करनी होगी अटेंडेंस हमारे शिक्षक प्लेटफॉर्म पर। इसके बाद आगे बात करते हैं नीति आयोग। नीति आयोग ने यहाँ पर रिपोर्ट लॉन्च करी है। ये थर्ड एडिशन है इस रिपोर्ट का। नाम है इस रिपोर्ट का इंडियाज डिजिटल इम्पेरेटिव, द पिवॉट टुवर्ड्स क्वालिटी। तो ये नीति आयोग की एक फ्यूचर फ्रंट नाम से रिपोर्ट की सीरीज है। तो फ्यूचर फ्रंट सीरीज में इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है, इंडियाज डिजिटल इम्पेरेटिव। और इस रिपोर्ट ने बताया है कि भाई साहब, डिजिटल डेटा क्वालिटी को इंप्रूव करने की भारत में अर्जेंसी है इस समय। सभी पब्लिक सिस्टम्स में जो डेटा क्वालिटी है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, ताकि डिजिटल गवर्नेंस, सिटीजन्स का ट्रस्ट और सर्विस जो वो डिलीवरी है, इसको और बेहतर किया जा सके। इसके बाद बेटा आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने विद्या शक्ति नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। विद्या शक्ति एक रेमिडियल एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें एकेडमिकली वीक स्टूडेंट्स को, जो सरकारी स्कूल में एकेडमिकली काफी कमजोर होते हैं, उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और एक पूरा विद्या शक्ति का जो फोकस है वो 3 सब्जेक्ट्स पे सबसे ज्यादा होगा, मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश। पता ही होगा आपको, ये 3 सब्जेक्ट्स की ही ज्यादातर बच्चे कोचिंग लगवाते हैं। ठीक है। और यहाँ पर सबसे अच्छा मुझे लगा कि ट्रेनिंग पार्टनर जो है वो आईआईटी मद्रास प्रवर्तक है। तो आईआईटी मद्रास का प्रवर्तक ग्रुप जो है वो ट्रेनिंग ट्रेनिंग पार्टनर है विद्या शक्ति में। इसके बाद ओमान की बात करते हैं। ओमान एक वो देश है जिस देश का, मैं आपको वैसी एक चीज बता रहा हूँ, 85% के आसपास जो रेवेन्यू है वो केवल टैक्स से आता है इस देश का। तो मतलब 85% के आसपास पैसा केवल ऑयल गैस को बेचकर आता है इस देश का। अब मान के चलो कि कल को अगर ग्लोबली ऑयल या गैस के प्राइस के साथ कुछ हो गया तो ये कंट्री कितनी वनरेबल है। तो अपनी इसी वनरेबिलिटी को कम करने के लिए ओमान जो है ये आ, पहली कंट्री होगी आउट ऑफ जीसीसी, मतलब गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की 6 देशों में। ऐसा करने वाला ये पहला देश होगा जो इनकम टैक्स लेकर आ रहा है। एंड दैट इज 5% इनकम टैक्स। 5% इनकम टैक्स देना भी उन लोगों को है केवल जो लोग $1,09,000 एनुअली उससे ज्यादा कमाते हैं। और ऐसे ओमान में केवल 1% लोग ही है। ओमान की कैपिटल मस्कट, रियाल करेंसी है, सुल्तान है हैतम बिन तारिक, और टी बिन हातिम इनके क्राउन प्रिंस हैं। फिर चाइना की बात करते हैं बेटा। चाइना की फॉर्मर वाइस फिनेंस मिनिस्टर जू जियाई,
इनको न्यू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की प्रेसिडेंट बना दिया गया है। तो ये चाइना की पहले कभी वाइस फाइनेंस मिनिस्टर रह चुकी थी, अब ये न्यू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की नई प्रेसिडेंट है, जू जियाई। और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, ये 2016 में ही बना था। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है, 110 कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। इसके बाद शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में सभी कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स मिले। चाइना में ये मीटिंग हुई किंगडाओ में। हालांकि ये वाला करंट है वो करंट जब हमने एक्सेप्ट किया था कि हम जाएंगे। अब हम गए, 25-26 तारीख को हम गए, और फिर हमने क्या किया वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। पर इतना समझ के चलना कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये 2001 में बना था। एक बहुत ही मेजर रीजनल ब्लॉक है ये। और इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही 2017 में इसके मेंबर बने थे। हम 2023 में इसके रोटेटिंग चेयर भी रहे। और ये 9 कंट्री से मिलकर बनता है, इंडिया, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस। तो सॉरी, 10 कंट्रीज यहाँ पर टोटल में आती है एससीओ में। और इस बार की जो थीम रही वो थी अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, एससीओ ऑन द मूव। आगे बढ़ते हैं बेटा। 25 जून को सेलिब्रेट हुआ विटिलिगो डे, वर्ल्ड विटिलिगो डे। और इस बार की थीम क्या रही? इनोवेशन फॉर एवरी स्किन पावर्ड बाय एआई। 26 जून को सेलिब्रेट हुआ इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। थीम क्या रही? ब्रेकिंग द चेन्स, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड रिकवरी फॉर ऑल। अब कॉल मनी मार्केट की बात करते हैं बेटा। कॉल मनी मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें बैंक से लोन ले लेते हैं। तो पहले 5 बजे तक आपको अगर जो भी चाहिए होता था वो करना होता था, लोन वगैरह अगर 5 बजे तक ही ले सकते थे। तो अब कॉल मनी मार्केट के जो वर्किंग आवर्स है वो 5 बजे से बढ़ाकर 7 बजे तक कर दिए गए हैं। तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कॉल मनी मार्केट चलेगी। और ये 1 जुलाई से इफेक्टिव है। इसके बाद केरला ने इंडिया का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी नोटिफाई कर दिया है। एक्चुअली में ये पहले एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ही थी, नाम था इसका अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ही यहाँ पर रीनेम किया गया है और इसको अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये इंडिया की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी हो जाती है, जो कि कन्नूर डिस्ट्रिक्ट केरला में है। इसके बाद अमित शाह ने बेटा इमरजेंसी डायरीज नाम से एक बुक लॉन्च करी यहाँ पर। इमरजेंसी डायरीज वही 1975 25 जून इंदिरा गांधी के द्वारा जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसको 25 जून 2025 में 50 साल पूरे हो गए। हाफ सेंचुरी पूरी कर ली इसमें। तो इसी बुक में वो 50 साल पहले किस तरीके से इमरजेंसी लगाई गई थी, सिविल राइट्स को कैसे मारा गया था, ऑपोजिशन को कैसे दबाया गया था, यही फालतू की चीजें इसमें होंगी। वही पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के ऊपर खैर अटैक करते समय रुकती तो है नहीं। बट आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और रोमानिया दोनों मिलकर इन दोनों ने मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज किया, जिसका नाम है यहाँ पर कॉन्वेक्स 3। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, क्योंकि कहीं पर भी न्यूक्लियर डिजास्टर तो हो ही सकता है ना। और न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद किस तरीके से आप सभी लोगों को बचाओगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्वेक्स 3। तो इस एक्सरसाइज में मान लो कि अगर एक सीवियर एक्सीडेंट होता है तो फिर आपकी क्या मतलब जनरली आपका क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा। तो इन टोटल 75 कंट्रीज, 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दोनों ने पार्टिसिपेट किया यहाँ पर। तो बढ़िया था। कॉन्वेक्स हर 3 से 5 साल में एक बार होता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मेंबर्स के साथ मेंबर्स आपस में ये करते हैं IAEA, जिसकी शुरुआत 1957 में हुई थी और इस संस्था का हेडक्वार्टर वियना में है। रफाल ग्रॉसी इसके डायरेक्टर जनरल है। 180 कंट्रीज आज तक टोटल कंट्रीज इसकी मेंबर है। और ये एक्सरसाइज 36 घंटे तक चली। इसके बाद बेटा ईरान इसराइल का वॉर हुआ, पता ही होगा आपको। खैर अब तो खैर सीज फायर हो गया है, बट मुझे नहीं पता कब तक ये वॉर सीज फायर पे रहेगा, क्या पता दोबारा स्टार्ट हो जाए। बट ईरान ने यहाँ पर ना 2025 में इसराइल पर मिशन बहुत बहुत भारी भारी मिसाइल जो है वो स्ट्राइक करी। और ईरान ने जो ऑपरेशन चलाया था इसराइल के लिए उसका नाम था ट्रू प्रॉमिस 3, जिसमें ये बेन एयरपोर्ट, बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर्स, ईरान इसराइल के मिलिट्री कमांड हब्स, ये सब इन्होंने जो है ये फोड़े। और ये स्ट्राइक जो है इसकी वजह से डेंजरस तरीके से एस्केलेट होते होते रह गया मैटर। हालांकि ईरान और इसराइल का तो फुल फ्लेजेड वॉर था, इसमें कोई डाउट मत लेना आप लोग। बट ये ईरान इसराइल का फुल फ्लेजेड वॉर वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट होता होता रह गया।
इसमें फिर इसराइल ने रिटेलिएट किया, उन्होंने यहाँ पर ऑपरेशन राइजिंग अपना लाइन चलाया, राइजिंग लाइन। और यूएस ने भी जो B2 बॉम्बर चलाए थे, B2 बॉम्बर प्लेन भेजे थे, उसके लिए यूएस ने एक ऑपरेशन चलाया था मिडनाइट हैमर, जिसमें ईरान की न्यूक्लियर जो जगहें हैं उस पर बम गिराए गए। बट प्रॉब्लम यह है कि ईरान ने अपना एनरिच्ड यूरेनियम जो था वो कहीं पर शिफ्ट कर लिया था, ऐसा कहा जा रहा है। और अभी तक अमेरिका को भी नहीं पता कि ईरान ने अपना एनरिच्ड जो यूरेनियम है वो कहाँ रखा है। ईरान के प्रेसिडेंट मौजूद पेजेश्कियन है, कैपिटल तेहरान है, रियाल इनकी करेंसी है। इसके बाद बेटा जाह्नवी देंगेती पहली इंडियन एस्ट्रोनॉट होंगी ऑन द टाइटन स्पेस मिशन इन 2029। तो टाइटन स्पेस मिशन 2029 में भारत की तरफ से जाने वाली ये पहली भारतीय 23 वर्षीय फ्रॉम आंध्र प्रदेश जाह्नवी दंगेती पहली इंडियन एस्ट्रोनॉट होंगी 2029 में टाइटन स्पेस मिशन में जाने वाली। और जाह्नवी जो है ये नासा इंटरनेशनल एयर और स्पेस प्रोग्राम की ग्रेजुएट है, और ये पहली इंडियन है जिन्होंने नासा का ये प्रोग्राम कंप्लीट किया है। ये प्रोग्राम कैनेडी स्पेस सेंटर अमेरिका में हुआ। टाइटन स्पेस मिशन स्पेस में 5 घंटे तक रहेगा, जिसमें ये 2 बार अर्थ की ऑर्बिट करेंगे। ये 3 घंटे कॉन्टिन्यूअस जीरो ग्रेविटी में रहेंगे। ये 2 सनराइज और 2 सनसेट देखेंगे। इस पूरे प्रोग्राम को विलियम मैकार्थर जूनियर, जो कि एक वेटरन नासा एस्ट्रोनॉट है, वो लीड करेंगे। और चीफ एस्ट्रोनॉट भी थे विलियम मैकार्थर टीएसआई में। इसके बाद बेटा बात करते हैं वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO की एक रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट जो है उसका नाम है स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024। इस रिपोर्ट में WMO ने यह बताया है कि एशिया ग्लोबल एवरेज की तुलना में दुगनी तेजी से गर्म हो रहा है। मतलब जितना टेम्परेचर ग्लोबली बढ़ना चाहिए उससे दुगनी तेजी से एशिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये। फिर नीरज चोपड़ा, हमने पहले भी करंट में पढ़ा था, नीरज चोपड़ा ने 2025 में ऑस्ट्रावा ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 भी जीत लिया। ऑस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 बेस्ट थ्रो रहा इनका 85.29 मीटर्स का। इसके बाद बेटा ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने यहाँ पर स्टाइपेंड स्कीम लॉन्च करी है, ताकि वो यंग चेस टैलेंट्स को सपोर्ट कर सके अक्रॉस इंडिया। इंडिया के यंग चेस टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने स्टाइपेंड स्कीम लॉन्च करी है। तो यहाँ पे टॉप नेशनल प्लेयर्स को स्टाइपेंड स्कीम के अंतर्गत फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, जो अंडर 7 अंडर 19 एज में खेलते हैं। ठीक है, तो ये ऑल इंडिया चेस फेडरेशन जो है इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। नितिन नारंग इसके प्रेसिडेंट है, 1951 में ये बनी थी, और वर्ल्ड चेस फेडरेशन से एफिलिएटेड है। इसके बाद सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये इंडिया की पहली फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनी जो मैरीटाइम सेक्टर में एनबीएफसी की तरह काम करेगी। देखो, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी बेटा कोई बैंक नहीं होता, बट ये लोगों को लोन दे सकती है। और मैरीटाइम सेक्टर में कोई भी एनबीएफसी आज तक काम नहीं करती थी, तो ये इंडिया की पहली एनबीएफसी होगी, और वो भी सरकारी एनबीएफसी जो मैराइन सेक्टर में काम करेगी। ये मिनी रत्ना कैटेगरी 1 की सरकारी कंपनी है। और जो फाइनेंशियल गैप्स आते हैं मैरीटाइम सेक्टर में, क्योंकि कोई लोन देने वाला नहीं है, वहां पर ये एक तरीके से लोन देगी, तो वो फाइनेंशियल गैप्स को फिल करेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ को कैटलाइज कर सकती है। इसके बाद फ्रेंड्स एफडीआई की बात करते हैं। इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो जो है ये बढ़ा और बढ़कर पहुंच गया है $8.8 बिलियन अप्रैल में। अप्रैल 2025 में इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इनफ्लो बढ़कर $8.8 बिलियन पहुंचा, अपने आप में बड़ी चीज है। और एफडीआई इनफ्लो में भारत 16 नंबर पर आता है ग्लोबली, और जो कि ग्लोबल साउथ में सबसे ज्यादा है। ग्लोबल साउथ में तो खैर हाईएस्ट है हम लोग। और इंडिया को ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट में $114 बिलियन मिले 2020 से 2024 के बीच में, जो कि काफी ज्यादा है। इसके बाद यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने यहाँ पर नेशनल टाइम रिलीज, बिल्कुल नेशनल टाइम रिलीज स्टडी रिपोर्ट का 5th एडिशन जो है वो यहाँ पर रिलीज कर दिया है। बेटा टाइम रिलीज स्टडी एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल है, जिसमें यह पढ़ा जाता है कि एक कार्गो को इंडिया आने के बाद कितने समय में रिलीज किया जाता है। रिलीज मतलब ताकि वो अपने डेस्टिनेशन, मतलब अपने ओरिजिनेशन पर वापस जा सके। तो ये टीआरएस जो स्टडी है ये 2019 से हो रही है। इंडिया की मेजर 15 लोकेशंस पर होती है, जिसमें सी पोर्ट्स, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स आते हैं, इनलैंड कंटेनर डिपो आते हैं, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट आती है। तो ये जनरली इंडिया का जो क्लियरेंस प्रोसेस है वो दर्शाता है।
इसके बाद बेटा उद्यमी भारत एमएसएमई डे 27 जून को सेलिब्रेट हुआ। थीम रही इसकी एनहेंसिंग द रोल ऑफ एमएसएमई एज द ड्राइवर्स ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इनोवेशन। आपको पता होना चाहिए एमएसएमई सेक्टर जो है ये जीडीपी में 30% तक कंट्रीब्यूट करता है, एक्सपोर्ट्स में 45% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और एग्रीकल्चर के बाद ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर भी है। इसके बाद गुजरात में वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स इंडिया होस्ट करेगा। इंडिया गुजरात में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 में होस्ट करेगा। गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर और एकता नगर में ये गेम्स होस्ट की जाएंगी। और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स गुजरात जो है इसकी सॉरी वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की शुरुआत 1985 में हुई थी। पहला एडिशन अमेरिका के कैलिफोर्निया में ही खेला गया था। फ्रीक्वेंसी है बाइनियल। पुलिस, फायर राइटर्स, कस्टम्स और करेक्शनल ऑफिसर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया था ना एससीओ के बारे में, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो अब एग्रीमेंट पर साइन करने की बात आई, आखिरी वो था दिन था, सभी कंट्री साइन कर रही थी। और क्योंकि इस पूरे की पूरे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो एग्रीमेंट बनाया गया था सभी कंट्रीज के बीच में जो साइन होना था, उसमें 22 अप्रैल के पहलगाम अटैक के बारे में कुछ नहीं लिखा था, जिसमें 26 सिविलियंस मारे गए। हमने पहलगाम के बारे में कुछ बोला नहीं। बट इस डॉक्यूमेंट में जो इंक्लूड किया गया था ना, वो बलूचिस्तान को इंक्लूड किया गया था कि बलूचिस्तान में मिलिटेंट एक्टिविटीज हुई। बलूचिस्तान में मिलिटेंट एक्टिविटीज हुई, हमको बुरा लगा। अबे, हमारे वाले पहलगाम टेरर अटैक के बारे में तो तुमने कुछ लिखा नहीं, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मिलिटेंट एक्टिविटीज हो गई तो उसके बारे में तुम छाप रहे हो उस रिपोर्ट में। तो इंडिया ने अपोज किया, और इंडिया ने बोला कि भैया इस तरीके से तो फिर इंडिया की जो पोजीशन है टेररिज्म पर और रीजनल सिक्योरिटी पर, इस डॉक्यूमेंट पर साइन करके ये दोनों ही चीजें हमारी खराब होती हैं, तो हम तो भैया इसको साइन करेंगे नहीं। और दुनिया जानती है कि पहलगाम टेरर अटैक जो है वो रेजिस्टेंस फ्रंट के द्वारा, जो कि लश्कर ए तौयबा का ही एक प्रॉक्सी संस्था है, उसने किया था। इसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर हम लोगों ने 7 तारीख को किया। 4 दिन तक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन भी चले, उसके बाद सीज फायर हुआ, तो इसलिए हमने साइन नहीं किया। इसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने अदम्य नाम की एक फास्ट पेट्रोल वेसल, जिसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया, उसको इन्होंने इंडक्ट कर लिया है। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो ऐसी 8 वेसल्स बना के देंगी, जिसमें से ये पहली है, इंडक्ट कर ली है 26 जून को। और ये पहली शिप होगी इंडियन कोस्ट गार्ड के पास जिसके पास कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर्स, भारत में ही बने गियर बॉक्स, सुपीरियर मैन्यूवरेबिलिटी, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और एनहांस परफॉर्मेंस के साथ ये वेसल चलेगी पानी में। इसके बाद सभी जानते होंगे शुभांशु शुक्ला जी को, ये पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट है 1984 के बाद जो स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं एक्सियम 4 मिशन के अंतर्गत। ये 2 हफ्ते तक चलने वाला मिशन है जिसमें 4 मेंबर भेजे गए हैं, जिसमें पैगी विटसन कमांडर है, शुभांशु शुक्ला पायलट है, स्लावोज उजनान्स्की मिशन स्पेशलिस्ट है, और तिबोर कापू ये भी मिशन स्पेशलिस्ट है। शुक्ला सेकंड इंडियन एस्ट्रोनॉट है आफ्टर राकेश शर्मा 1984 जो स्पेस में गए, और एक इंडिया के बहुत ही डेकोरेटेड टेस्ट पायलट है भाई। 2006 में ये ज्वाइन किया था इंडियन एयरफोर्स, 2000 से ज्यादा फ्लाइट आवर्स का इनको एक्सपीरियंस है। इसके बाद टाटा ग्रुप की बात करते हैं बेटा। टाटा ग्रुप इंडिया में पहली इंडियन ब्रांड है जिसकी टोटल वैल्यू $30 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है, बिल्कुल। और ऐसा ब्रांड फाइनेंस 2025 रिपोर्ट में बताया गया, जिसमें इंडिया की टॉप 100 ब्रांड्स आती हैं। तो इंडिया की टॉप 5 वैल्यूएबल ब्रांड्स में सबसे ऊपर टाटा $31.6 बिलियन, इन्फोसिस $16.3 बिलियन, आसपास भी नहीं है टाटा के। HDFC ग्रुप $14.2 बिलियन, LIC और एयरटेल इंडिया की ये टॉप 5 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स हैं। इसके बाद बेटा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक बड़ा रूल यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया है, दैट इज स्टॉप क्लॉक। तो ये स्टॉप वॉच का यूज होगा अब। और ये स्टॉप वॉच का यूज क्यों होगा, तो आपको बता दूं, जब पहला ओवर कंप्लीट हो जाएगा तब दूसरा ओवर स्टार्ट करने के लिए 60 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा। तो 60 सेकेंड्स के अंतर्गत अगर आपने दूसरा ओवर स्टार्ट नहीं किया तो फिर पेनल्टी लगेगी। तो 2 वार्निंग्स आपको दी जाएंगी, और 2 वार्निंग्स के बाद भी अगर आप बार बार ऐसा करते हो तो फिर तीसरी बार ऐसा करने पर सामने वाली टीम को 5 रन का पेनल्टी रन अवार्ड किया जाएगा। तो इसकी शुरुआत श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज जो गॉल में हुई, वहां से इस जो स्टॉप क्लॉक है उसका इस्तेमाल करना हम लोगों ने शुरू कर दिया।
इसके बाद शिखर धवन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी द वन क्रिकेट माई लाइफ माई लाइफ एंड मोर इसको लॉन्च कर दिया है। 27 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ डीफ ब्लाइंडनेस सेलिब्रेट होता है बेटा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम्स में ये होगा। आईबीपीएस के एग्जाम में, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन एग्जाम में, अब एग्जाम देते समय कैंडिडेट वेरीफाई करने के लिए आधार बेस्ड वेरिफिकेशन को इंप्लीमेंट कर दिया गया है। आधार बेस्ड वेरिफिकेशन, तो आधार बेस्ड आप अंगूठा लगाओगे, आपकी डिटेल चेक होंगी, जो आपने आधार कार्ड वहां पे अपना दे रखा होगा, नंबर वगैरह से। तो इससे क्या होगा, इससे इम्पर्सनेशन और फ्रॉड जैसी चीजों को होने से रोका जा सकता है। पता है ना आपको, भारत में पैसे देकर किसी और को बिठा दिया जाता है सरकारी नौकरी में, वो एग्जाम क्लियर करता है, नौकरी आपकी लगती है। तो ऐसी चीजें नहीं होंगी। और वैसे भी आपको बता दूं कि जो आईबीपीएस है उसको पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी डिक्लेयर कर दिया गया है अंडर पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024। तो इस तरह की चीजें आईबीपीएस कर सकता है। तो इस चीज से गुड गवर्नेंस, इम्पर्सनेशन जैसी चीजें, अनफेयर प्रैक्टिसेस जैसी चीजों को कम किया जा सकता है और गुड गवर्नेंस को बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद बेटा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ ओवरपास कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है ना। अब इस ऊपर से अब जो है वो जानवर पास करेंगे, नीचे से गाड़ियां पास करेंगी। तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मूव है ये, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको तैयार किया है। और ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड एनिमल ओवरपास कॉरिडोर है अलोंग अ 12 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। तो ये जो कॉरिडोर है ये रणथंबोर टाइगर रिजर्व के बफर जोन से होता हुआ जा रहा है। इसके बाद बेटा इंडिया जो है वो आगरा में ग्लोबल पोटैटो रिसर्च हब जो है वो होस्ट करेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको अप्रूव कर दिया है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के आगरा में साउथ एशिया रीजनल सेंटर, सीआईपी, साउथ एशिया रीजनल सेंटर जो है, सीआईपी का मतलब इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, साउथ एशिया रीजनल सेंटर को भी स्टेब्लिश किया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको भी अप्रूव कर दिया है। और आपको बता दूं ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत आलू में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। और इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर मतलब सीआईपी का जो मेन हेडक्वार्टर है वो पेरू की कैपिटल लीमा में है। तो रीजनल सेंटर खुलेगा आगरा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और वहीं पर ग्लोबल पोटैटो रिसर्च हब हम लोग होस्ट भी करेंगे। इसके बाद इंडिया ने पहला बैच जो है रोज स्कैंटेड लीचीज का पहला बैच जो है वो इंडिया के पठानकोट से जो है वो दोहा कतर पहुंचा, दोहा और कतर पहुंचा। तो हमने 1 मीट्रिक टन लीची दोहा और 0.5 मीट्रिक टन लीची दुबई जो है वो पहुंचाई। तो 1 मीट्रिक टन लीची दोहा और कतर और 0.5 मीट्रिक टन लीची दुबई हम लोगों ने पहुंचाई। इंडिया का पहला एक्सपोर्ट है ये रोज स्कैंटेड लीचीज का पठानकोट से। इस पूरे के पूरे एक्सपोर्ट प्रोग्राम को एपेडा जो है वो कोऑर्डिनेट कर रही थी अलोंग विद पंजाब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। इसके बाद बेटा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं। इन्होंने अपना 19 स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट किया 29 जून को डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में। तो 29 दिन का दिन कैसे सेलिब्रेट हुआ, स्टैटिस्टिक्स डे, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। और ये किसकी याद में सेलिब्रेट होता है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है इंडिया के कौन से 5 ईयर प्लान में प्रशांत चंद्र महालनोबिस का बहुत बड़ा रोल था। तो इस साल जो था नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे की थीम क्या रखी गई, 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। इसके बाद ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स आपके सामने आ गया। इसको रिलीज करती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। 173 सिटीज को एसेस किया जाता है स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर, एनवायरनमेंट जैसी चीजों पर। और बताया जाता है कि दुनिया की कौन सी सिटी सबसे ज्यादा लिवेबल है। तो कोपेनहेगन डेनमार्क की लिवेबल सिटी सबसे ज्यादा लिवेबल है। वियना ऑस्ट्रिया सेकंड लिवेबल। ज्यूरिक सिटी स्विट्जरलैंड थर्ड लिवेबल। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया फोर्थ लिवेबल। स्विट्जरलैंड जेनेवा फिफ्थ लिवेबल। ऑस्ट्रेलिया सिडनी सिक्स्थ लिवेबल। जापान की ओसाका सिटी, न्यूजीलैंड की ऑकलैंड, ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड, कनाडा की वैंकूवर। तो टॉप 10 में ऑस्ट्रेलिया की आप लोगों को 3 सिटीज देखने को मिल रही हैं। इसके बाद बेटा बात करते हैं मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन की। तो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन में केरला ने टॉप किया है, बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट निकल कर आया है ये मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन साइकिल 2020-2025 में। और इस पूरे की पूरे इफेक्टिव
इवैल्यूएशन को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कंडक्ट किया। इस स्कोर को वेरी गुड कैटेगरी में रखा गया और वेरी गुड कैटेगरी में आने वाला दिस इज द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया। कैसे? क्योंकि केरला में आपके पास अपना इराविकुलम नेशनल पार्क है, जो कि नीलगिरी ताहर का घर बताया जाता है, यूनेस्को वेस्टर्न घाट्स का एक पार्ट है। और यहीं पर इसी इराविकुलम नेशनल पार्क में नीला कुरिंजी फ्लावर्स आपको देखने को मिलते हैं, जो 12 साल में एक बार खिलते हैं। हाँ, बिल्कुल। फिर मत्थी केतन शोला नेशनल पार्क भी आपको केरला में देखने को मिलेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है अपने एलिफेंट कॉरिडोर के लिए। और ये गैलेक्सी फ्रॉग का एकमात्र हैबिटेट है इंडिया में। उसके बाद वैसे अगर हम बेस्ट यूटी की बात करें इस पूरे इवैल्यूएशन इफेक्टिवनेस इंडेक्स में, तो वो चंडीगढ़ रही, और लोएस्ट स्कोरिंग यूटी लद्दाख रही, जिनको पुअर कैटेगरी में रखा गया। इसके बाद बेटा इंडियन आर्मी ने पहला एफएम रेडियो, जिसका नाम रखा गया है पंचशूल पल्स नाम से, पहला कम्युनिटी रेडियो स्टार्ट कर दिया है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। इस स्टेशन को इनॉग्रेट करते हुए आप लोगों को अनिंदय सेन गुप्ता, जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ सेंट्रल कमांड, दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये रहे साहब। इसका नाम पंचुल पल्स रखा गया है फ्रॉम द लोकल पंचुल ब्रिगेड ऑफ इंडियन आर्मी, क्योंकि इसी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पंचुल ब्रिगेड रहती है, तो उसी पंचुल ब्रिगेड के नाम से इसका नाम पंचुल पल्स रख दिया गया है। इसके बाद एक्सियम स्पेस, ये वही एक्सियम स्पेस है जिन्होंने 4 एस्ट्रोनॉट्स को भी अभी भेजा है आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो एक्सियम स्पेस ने इंडिया की एक स्टार्टअप कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के साथ कोलैबोरेशन किया, और ये स्पेस एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाएंगे, लो अर्थ ऑर्बिट में और सारे मिशन भेजेंगे। तो स्काईरूट एरोस्पेस इंडिया की स्टार्टअप कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। इसके बाद बेटा आर प्रगनंदा की बात करता हूं मैं। आर प्रगनंदा ने यहाँ पर ऊज चेस कप मास्टर्स 2025 जीत लिया है और बन गए हैं इंडिया के टॉप रैंक्ड प्लेयर। ये ऊज चेस कप 2025 ताशकंद में हुआ, और ये तीसरा मेजर क्लासिकल टाइटल है इस साल का इसके प्रगनंदा जी के लिए। और इसी के साथ प्रगनंदा वर्ल्ड नंबर 4 पर आ गए हैं। अपने जितने भी इनके कलीग्स हैं, जैसे डी कुकेश, अर्जुन एरिगेसी, इनको भी पीछे छोड़ दिया इन्होंने। और 29 और 30 जून को 2 दिन सेलिब्रेट होते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स और वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे। इसी के साथ आज का ये करंट अफेयर बुलेटिन होता है समाप्त। फुल जून मंथ हमारे चैनल पर लाइव है, आप चारों वीडियोस देख सकते हैं। वन लाइनर को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मैंने कवर किया है, और मैंने मेक श्योर किया है वीडियोस को बनाते समय कि कोई भी करंट मैं नहीं छोड़ूं। यहां तक कि मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ये 17 गोल्स भी ले आया। पढ़ा तो नहीं सकता था, मुझे पता है बहुत कम टाइम है, बट अगर आप इसको जूम करके देखें तो ये 17 गोल्स है, जैसे कि नो पॉवर्टी, जीरो हंगर। हर एक गोल के पीछे एक नाम लिखा होगा, और ये सेट है। दीज गोल्स आर सेट एज पर नंबर। तो नंबर के आधार पर ही सारे गोल सेट है। ऐसा नहीं है कि मैं जो 17th वाला गोल है उसको नंबर 1 के नाम से बोल दूं, गलत हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, वीडियो आपने अंत तक देखी होगी। वीडियो को बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है आप करें, हम बहुत मेहनत करते हैं। और क्लैट के बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन ओपन है। सीवीटी का ईयर लॉन्ग बैच लेना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। मेरे साथ मिलकर ही आप लोग जीएस की स्टडी करेंगे। हमारे पास बहुत अच्छी टीम है जो आप लोगों को जनरल एप्टीट्यूड जो है वो बढ़िया तरीके से आपका कवर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच।